नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया का। वैसे तो दूसरा चैप्टर इंडो चाइना है गाइज, लेकिन वो पिछले बार से हटा दिया गया है, तो इस बार हम सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को ही मानेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन वाइज जो मैं नोट्स बना के आपको समझाता हूँ और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ मैं उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइज, इस वीडियो में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें कि मैं आपको नोट्स वाइज क्वेश्चन वाइज नोट्स बना के आपको समझाऊंगा, जिससे आपकी फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी गाइज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक आ रहा है गाइज वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। जिसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वाज कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो पहला इसका आंसर आ रहा है गाइज, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो साथ में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लेंगे गाइज, और लास्ट में कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर बच जाएगा तो उसे हम लोग बाद में परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर आ रहा है गाइज कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया था सब चीज़ों पे, क्योंकि वो जो वॉर में पैसा लगा था उसे वसूलना चाहती थी गाइज लोगों से। और दूसरा उन्होंने एक नया टैक्स लाया था, इनकम टैक्स। और तीसरा वो विलेजर्स और फार्मर्स को ज़बरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवा रहे थे गाइज। और प्राइस जो है सारी चीज़ों की वो वॉर के टाइम डबल हो गई थी गाइज, जिसके कारण बहुत ही दिक्कत आ रही थी लोगों को। और फूड के भी प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे गाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स रिक्रूटमेंट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि फोर्स रिक्रूटमेंट होता क्या है। ये एक प्रोसेस है गाइज, जो कि ब्रिटिश शासक जो थे वो ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कराते थे। उस प्रोसेस को फोर्स रिक्रूटमेंट कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस साल में गांधी जी चंपारण गए थे बिहार के, और क्यों। तो 1916 में वो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, जो कि जिन्हें फार्मर्स भी कह सकते हैं आप, जो कि मजदूर थे, उन्हें ज़बरदस्ती प्लांटेशन सिस्टम कराया जा रहा था। मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स को उन्हें ज़बरदस्ती उगाने कहा जा रहा था। तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि किस साल में महात्मा गांधी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए थे गुजरात के, और क्यों गए थे। तो वो 1917 में गए थे और वहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट करने गए थे गाइज। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से है कि महात्मा गांधी अहमदाबाद कब गए थे और क्यों गए थे। तो 1918 में अहमदाबाद गए थे, क्योंकि वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट किया था और उन्हें सपोर्ट किया था गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आप सत्याग्रह के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है गाइज। तो इसमें मतलब आप सत्याग्रह के बारे में क्या जानते हैं। तो 1915 में साउथ अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत जगहों पर सक्सेसफुली बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट किए गाइज। और उन्होंने ये सोचते थे कि ये जो सत्याग्रह है ये पावर ऑफ ट्रूथ को बताता है और नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ, सच को खोजने के लिए ये सत्याग्रह है, और सत्य की पावर के लिए, मतलब सत्य का ताकत से सत्याग्रह हो सकता है गाइज। और थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था कि अगर आपका कॉज ट्रू है, कारण आपका सही है, और आपका अगर लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो हमें बल मतलब अपना फिजिकल फोर्स दिखाने का ज़रूरत नहीं है गाइज। तो आप ऐसे ही वो फाइट जीत सकते हैं। और महात्मा गांधी बिलीव करते थे गाइज कि ये जो आइडिया है ये सारे लोगों को यूनाइट कर देगा। तो ये आप रोक के वीडियो को नोट्स के हिसाब से लिख भी सकते हो गाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है, जो कि ऊपर वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन था कि राइट ए नोट ऑन राउलेट एक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप इसे प्लीज़ नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि राइट ए नोट ऑन राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखिए। तो राउलेट एक्ट पास हुआ था 1990 में। ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जबकि इंडियन मेंबर्स का इसमें बहुत सारा ओपोजिशन था कि इसे स्टार्ट ना किया जाए, फिर भी इसे स्टार्ट कर दिया गया गाइस। और इसका थर्ड पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट को इतना पावर देता है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कभी भी रिप्रेस कर सकते हैं, मतलब उन्हें कभी भी मना कर सकते हैं। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना 2 साल के ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते हैं, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कॉज के। तो अब आता है और एक एनसीईआरटी क्वेश्चन गाइज,
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल लगभग 1 साल गैप में पूछ ही लिया जाता है, जो कि है डिस्क्राइब द जलियनवाला बाग इंसिडेंट। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि 13 अप्रैल 1919 को ये जलियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उस दिन बहुत लोग अमृतसर आए थे एक बैसाखी फेयर को अटेंड करने, और बहुत लोग आए थे गवर्नमेंट के ऑपरेसिव मेजर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने। और जो कि वो लोग बाहर से आए थे, तो उन्हें जो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था उसके बारे में पता नहीं था गाइस। तो जनरल डायर जो थे, जनरल डायर वो उस पॉइंट में घुसे, जलियनवाला बाग में घुसे, वहाँ के जो एग्ज़िट पॉइंट्स थे उन्हें बंद किया और उन्होंने ओपन फायर कर दिया लोगों पे। वहाँ पे जितने भी लोग थे, वहाँ से 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई गाइस, बहुत ही लोगों की जान चली गई। और पांचवा पॉइंट है कि उनका ऑब्जेक्टिव था, जनरल डायर का, उनका तो नहीं कहना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो एक मॉरल इफ़ेक्ट क्रिएट करे सत्याग्रहीज के माइंड में, एक डर, उसका डर, वो अपना डर पैदा करना चाहता था सत्याग्रहीज के ऊपर। तो अब बात आती है कि राइट ए नोट ऑन खिलाफत इशू। खिलाफत इशू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ऑटोमन तुर्की का डिफीट से, और ये डर था गाइस कि द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जिसे खलीफा भी कहा जाता है, उसका पावर सीज कर लिया जाएगा, कर्टेल कर लिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट आ रहा है गाइस कि टू डिफेंड हिज पावर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड जो थे, जिन्हें खलीफा भी कहा जाता है, उनके पावर को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में 1990 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसने लिखी थी? हिंद स्वराज एक बुक है गाइस, वो किसने लिखी थी और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? तो वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, हम सब जानते हैं, 1999 में। और उसमें लिखा हुआ था गाइस कि द ब्रिटिश रूल जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है वो हमारी कोऑपरेशन से हुआ है। ये सही बात है गाइस, हमारे कोऑपरेशन से हुआ है। अगर हम लोग कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस आ जाएगा। तो सेकंड टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन, आर्थिक स्थिति पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या फ़र्क पड़ा था? तो द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ जो था वो हाफ हो गया था 1921 और 1922 में, और द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल बढ़ गया था, और पीपल जो है फॉरेन क्लॉथ्स नहीं पहनने लगे थे, फॉरेन क्लॉथ्स पहनना उन्होंने छोड़ दिया था गाइस। और यही आंसर खत्म होता है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई द एनसी मूवमेंट, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिटीज़ में स्लो डाउन हो गया था? तो पहला पॉइंट है कि खादी क्लॉथ, बहुत ही, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने कहा था कि फॉरेन क्लॉथ छोड़ के खादी क्लॉथ, जो कि इंडियन टेक्सटाइल मेड क्लॉथ था उस समय, वो पहनने। तो खादी क्लॉथ बहुत एक्सपेंसिव था गाइस, जो कि वहाँ से फॉरेन क्लॉथ से बहुत ही एक्सपेंसिव था, जो कि पुअर पीपल उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूशन को अभी सेटअप होने में बहुत समय था गाइस, उस समय उतने अच्छे से सेटअप नहीं हुए थे। और तीसरा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट जो स्लो टू सेटअप थे, इसलिए स्टूडेंट्स, टीचर अपने काम पे वापस चले गए। तो उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध को डिस्क्राइब कीजिए। तो ये मूवमेंट था तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। पीजेंट्स लोगों को ज़बरदस्ती लैंडलॉर्ड्स के फार्म में काम करना पड़ता था, और द मूवमेंट डिमांड, इस मूवमेंट के द्वारा वो डिमांड कर रहे थे कि उनका रेवेन्यू घटा दिया जाए और बगैर, मतलब उन्हें बिना पैसे के काम ना करना पड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि द ट्राइबल मूवमेंट ऑफ गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश को डिस्क्राइब करने का। उसका पहला पॉइंट है ये कि ये जो मूवमेंट है गाइस, ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, ये अर्ली 1920 में स्प्रेड हुआ था, और फॉरेस्ट रीजन में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया था फॉरेस्ट रीजन, क्योंकि पीपल को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा था अपने कैटल्स को ग्रेस करने या फ्यूल वुड या फ्रूट को लाने। तो ये जब बंद हुआ तो उन्होंने सोचा कि उनका लाइवलीहुड तो इफेक्ट हुआ ही है और उनका राइट्स भी उनसे छीन लिया गया है। तो और जब उन्होंने, और उनको जब गवर्नमेंट ने ये बंद करने के बाद भी कहा कि बेगर करो, मतलब बिना पैसे के हमारे साथ काम करो, तो वो रिवोल्ट उन्होंने किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम के लिए स्वराज का क्या मीनिंग था?
तो उनके लिए उनका मतलब था कि वो जिस स्पेस में है, मतलब जैसे कि वो प्लांटेशन ग्राउंड में है या प्लांटेशन फील्ड में है, तो वहाँ पे उन्हें फ्रीली मूव करने की इजाज़त हो और उन जो विलेज से वो आते हैं वहाँ से उनका एक लिंक बना हुआ हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अलूरी सीताराम राजू को डिस्क्राइब करने, उसके ऊपर एक नोट लिखने। तो वो क्लेम करते थे कि उनके पास एक स्पेशल पावर है गाइज, वो मरे हुए आदमी को भी हील कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वो महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे गाइज। थर्ड, कि वो कहते थे लोगों को कि खादी क्लॉथ पहनिए और ड्रिंकिंग यानी कि ड्रिंकिंग अल्कोहल को क्विट करने भी कहते थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट गलत उन्होंने किया था, ये कि वो सोचते थे कि इंडिया लिबरल यानी कि इंडिपेंडेंट फोर्स से ही हो सकता है, अहिंसा से नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 को डिस्क्राइब कीजिए। तो इस एक्ट में प्लांटेशन वर्कर्स को अपने ग्राउंड से मतलब टी गार्डन से बाहर जाने की बिना परमिशन के बाहर जाना अलाउ नहीं था, और वैसा परमिशन उन्हें दिया भी नहीं जाता था गाइस, रेयरली ही दिया जाता था। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ कर लिया था। क्योंकि वो चौरी चौरा जैसे आप जानते हैं गाइस, जो कि गोरखपुर में हुआ था 1922 में, वो टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत जगह वायलेंट हो रहा था। और महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि सत्याग्रही जो थे उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए इस मास स्ट्रगल से पहले, मतलब लड़ाई से पहले। और तीसरा अब आ रहा है पॉइंट, तीसरा अब टॉपिक आ रहा है जो कि है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, जिसका पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द गांधी इरविन पैक्ट। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे है कि By this गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया। इस पैक्ट के द्वारा गांधी जी ने समझौता किया था कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे और उनके बदले जो उनके हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने कैदी बनाया था, जैसे कि गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, उनको उन्होंने जेल में रखा था, उन्हें छोड़ देना। लेकिन उन्होंने जब महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया गाइस, तो उन्होंने गफर खान, जवाहरलाल नेहरू को जेल से नहीं छोड़ा, जिसके कारण और कांग्रेस को भी इल्लीगल बता दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने किया था उसे डिस्क्राइब करना। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया था 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। उन्होंने 290 माइल्स साबरमती से दांडी चला था गाइज, और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए थे और वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा, यानी कि उन्होंने खुद सॉल्ट बनाया बॉइलिंग वाटर करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे। तो कांग्रेस ने दलित और डिप्रेस्ड क्लास को इग्नोर कर दिया था, ये एक डिसएडवांटेज है। 1920 से कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी के द्वारा दिखने लगी थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने ज़्यादा मात्रा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिया था गाइस। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस, जो कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च को डिस्क्राइब करना है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि सॉल्ट एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है जो कि पूरा नेशन को यूनाइट कर सकता है गाइस। और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक जो कि वहाँ के चीफ थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने एक लेटर भेजा जो कि 11 डिमांड्स थे। उसमें उन 11 डिमांड्स में एक सबसे मेन डिमांड था कि सॉल्ट टैक्स को हटाना और उस पे जो रेवेन्यू लगता है उसको भी कम करना। चौथा पॉइंट है कि सॉल्ट ऐसा चीज़ था उस समय जो कि अभी भी है, पुअर और रिच के द्वारा एक समान यूज़ किया जाता है और एक बहुत ही एसेंशियल आइटम है फूड का। और पांचवा है कि द टैक्स ऑन सॉल्ट, ये जो टैक्स था सॉल्ट पे और इसके मोनोपोली जो होता था गवर्नमेंट का इसके प्रोडक्शन पे, महात्मा गांधी सोचते थे कि ये उनका असली चेहरा दिखाएगा लोगों को ब्रिटिश रूल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड द रिच पीजेंट कम्युनिटीज़, रिच जो पीजेंट कम्युनिटीज़ थे जैसे कि लाइक द पद की जगह पाटीदार्स एंड द जाट्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि उनके कैश इनकम डिसअपियर्ड हो गए थे गाइस, उन्हें कैश इनकम नहीं मिला था। वो गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू मांगी जा रही थी जो कि बहुत ज़्यादा लग रही थी उन्हें, वो नहीं दे पाएंगे उन्हें लग रहा था, इसीलिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन हुए और उन्हें रेवेन्यू डिमांड को कम करने के लिए कहा गवर्नमेंट को गाइस। तो गवर्नमेंट ने उनके इस डिमांड को ठुकरा दिया, तो इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन किया था गाइस। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स ने क्यों ज्वाइन किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहला पॉइंट है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, इनके द्वारा इंडियन ट्रेड को बहुत इफेक्ट हुआ था इसलिए, और वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड
करना चाहते थे। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत प्रॉफिट हुआ और वो बहुत पावरफुल बन गए और वो चाहते थे कि उनका बिजनेस और बढ़े, इसलिए वो कॉलोनियल पॉलिसी को और रिस्ट्रिक्ट करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया। और तीसरा, वो चाहते थे कि ट्रेड फ्री हो जाए, उन्हें जो उसमें टैक्स लगता है वो नहीं लगे। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्क्राइब द पूना पैक्ट, पूना पैक्ट को डिस्क्राइब करें। तो पहला पॉइंट आ रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने को नॉमिनेट किया गया डेलीगेट ऑपरेस्ट क्लास का मुखिया बनाया गया गाइस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के साथ लड़ाई कर ली और कहा कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना ही पड़ेगा, और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सहमति दे दी, जिसके कारण महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ पे चले गए। मतलब महात्मा गांधी प्रोटेस्ट पे चले गए गाइस, क्योंकि वो समझते थे कि अगर इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया तो हमारे प्रोसेस को, यानी कि इंडिपेंडेंट बनने के प्रोसेस में स्लो डाउन आ जाएगा गाइस। और ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ पूना पैक्ट से, जो कि जिससे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं सितंबर 1932 में। ये डिप्रेस क्लास, जिसे बाद में हम शेड्यूल क्लास के नाम से जानते हैं, उन्हें रिजर्व सीट देता है और उन्हें वोट देने का अधिकार देता है गाइस। तो अब चौथा टॉपिक आ रहा है जो कि है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिससे एक ही क्वेश्चन आता है गाइस, जो कि है कि पीपल ने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप किया। तो इसका पहला पॉइंट है यूनाइटेड स्ट्रगल, सबने एकजुट मिलकर स्ट्रगल किया। कल्चरल प्रोसेस यानी कि हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, इन्होंने अपना रोल दिया। सिंबल ऑफ भारत माता बनाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इंडियन फोकलोर यानी कि नेशनल सॉन्ग्स, ये सब ने रोल दिया। और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को दोबारा याद करना, तो इन्होंने भी अपना रोल दिया इसमें बहुत ज़्यादा। तो अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें कर लेते हैं गाइस। कि पहला क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो है कि राइट ए नोट ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया। इसे साइमन गो बैक का नारा दिया गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर्स ने इन्हें प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर्स इस कमीशन में नहीं था गाइस। और सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप देख सकते हैं दी एंड है कि वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज के ग्रोथ को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्यों कहा जाता है। सिंपल सी बात है गाइस, अगर हमारे मन में देश के प्रति कुछ जगेगा अच्छे भावना, तो हम चाहेंगे हमारे ऊपर जो बॉन्डेज है वो हट जाए, जो कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जिसे कहते हैं। तो चलिए इस आंसर को देखते हैं कि इन इंडिया में वियतनाम के जैसा द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कनेक्टेड था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। यूरोपियन पावर अपने आप को ज़्यादा सभ्य, मॉडर्न और सुपीरियर समझता था गाइस, और गांधी जी ने इसीलिए सत्याग्रह यूज़ किया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ जब लोगों ने यूनाइटेड स्ट्रगल किया और फॉरेनर्स को भगा दिया इंडिया से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं गाइस। थैंक यू ऑल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गाइस तो प्लीज़ कोई भी सब्जेक्ट में मुझे कमेंट करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, उसे देखना भी ना भूलें। और अगर आपको स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए यानी कि टॉपर कैसे बने, नोट्स कैसे बनाएं, तो हमारे सेकंड चैनल DIY विद हर्ष रॉय को विजिट करें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।